अस्सलाम वालेकुम। सितंबर इनटेक 2024 आपको पता है कि यूके का सबसे बड़ा इनटेक है। लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो यूके के लिए अप्लाई करते हैं। इसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, कितना हमारे वीज़ा को जो है वो टाइम लगेगा, हमने इस डेट को अप्लाई किया है, कब तक हमारा वीज़ा आ जाएगा। यहाँ अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनका क्वेश्चन ये है कि अगर हम प्रायोरिटी सर्विस पे जाते हैं हमारा क्या टाइम लगेगा, अगर स्टैंडर्ड सर्विस पे जाते हैं क्या टाइम लगेगा, अगर इंडिया में जो रहते हैं वो सुपर प्रायोरिटी सर्विस पे जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, या वैसे जो नॉर्मल है वो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, हमारा एम्बेसी इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज़ को लेके कि यार हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं पूरी फुल डिटेल के साथ कि आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लग रहा है और आपके पास कितना टाइम है और आपको किस केस के साथ जाना चाहिए। आपको नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, इसके अलावा प्रायोरिटी के साथ जाना चाहिए, या फिर अगर इंडिया में है तो सुपर प्रायोरिटी के साथ जाना चाहिए। अच्छा यार, सबसे पहले मैं बात कर दूँ, जब आप वीज़ा फाइल करते हो तो कहीं पे भी स्पेसिफिकली कोई बंदा मेंशन नहीं करता कि आज आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपका इतने एग्जैक्ट डेट बाद जो है वो आपका वीज़ा आ जाएगा या इतने दिन लगेंगे आपका वीज़ा आ जाएगा। ऐसा कुछ सीन भी नहीं होता। हाँ, एक नॉर्मल टाइम है, एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर आप स्टैंडर्ड बेस पे अप्लाई करते हो तो मिनिमम से मिनिमम 2 वीक्स लगते हैं आपका, यानी 2 वीक से 3 वीक, यानी 14 दिन से लेकर 21-22 दिन तक लगते हैं वर्किंग डेज। ये आपका टाइम लगता है जब आप स्टैंडर्ड बेस पे अप्लाई करते हो। इससे कम भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं वैसे बात करूं मिनिमम से मिनिमम इतने लगते हैं, लेकिन इससे कम भी 3-4 दिन भी लग सकते हैं, 20-22 दिन से ज़्यादा भी जा सकते हैं। वैसे एक नॉर्मल इतने दिन तो लगते ही लगते हैं जिसका अभी तक वीज़ा नहीं आया। इसके अलावा अगर आप प्रायोरिटी बेस पे जाते हैं तो उन्होंने जो प्रायोरिटी बेस का टाइम बताया हुआ है वो आपका मिनिमम 1 वीक लगता है, यानी 5 to 7 वर्किंग डेज आपके लगते हैं। इसके दौरान जो है वो आपका वीज़ा आता है। कई दफ़ा जो है वो लेट भी हो जाता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा अगर आप इंडिया में हैं तो आप सुपर प्रायोरिटी बेस पे अप्लाई करते हैं तो उसका होता ये है कि आपका जो वीज़ा है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा यह भी नहीं आता, फिर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात करें, अभी कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा इस डेट को जो है वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं बात करूं, मुझे एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था, वो कहता है कि मेरी 12 सितंबर को जो है वो क्लास स्टार्ट हो रही है, मेरी बैंक स्टेटमेंट जो है वो इस डेट को कंप्लीट हो रही है, यानी आई थिंक उसने 20 अगस्त का बोला था, तो मेरे जो है वो 28 या 30 दिन हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। और जो मेरी लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो कह रहा था कि मेरी 7 अक्टूबर को है। तो मैंने उसको बताया कि सबसे पहले जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने 20 को एग्जैक्टली नहीं निकालनी हो, आपने 21-22 को निकालनी है, यानी मिनिमम आपके 30 दिन हो जाने चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट को। एक चीज़, दूसरा ये, वो मुझे पूछ रहा था कि मुझे कौन सी सर्विस लेनी चाहिए, स्टैंडर्ड या फिर प्रायोरिटी। तो उसको मैंने बोला कि तुम अभी फ़िलहाल तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम स्टैंडर्ड सर्विस के जाओ, प्रायोरिटी पे पैसे भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है प्रायोरिटी के भी पैसे देना, वो ज़रूर प्रायोरिटी के साथ जाएं, बजाय इसके कि मतलब बाद में उनको डिले मिले। प्रायोरिटी के साथ जाएं, जल्दी से अपना वीज़ा लें और जल्दी से इधर आ जाएं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको जाहिर बात है एक रुपये से जो है फ़र्क पड़ता है। जिधर इतने पैसे लाखों में लग गए होते हैं तो फिर इतने भी बाद में अरेंज करना पैसे मुश्किल हो जाता है। जाहिर बात है थोड़े से पैसे इसके ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। जो अगर स्टैंडर्ड की बात करें वो 1035 चल रही है। अगर आपका वीज़ा जो है वो 1 साल का होता है, मिनिमम से मिनिमम आपने 1035 पे करना है। इसके अलावा अगर आप प्रायोरिटी सर्विस साथ लेते हो तो आपको 500 पाउंड जो है वो मिनिमम एडिशनल आपको पे करने पड़ेंगे आपकी वीज़ा फ़ी के साथ। और अगर आप सुपर प्रायोरिटी इंडिया से लेते हो तो आपको 1000 पाउंड ऑलमोस्ट पे करना पड़ता है। तो बेहतर है जिसके पास टाइम है वो जो है वो स्टैंडर्ड सर्विस के साथ जाए। अभी उसको मैंने बोला कि स्टैंडर्ड सर्विस के साथ जाओ, क्योंकि मिनिमम मुझे पता है आजकल थोड़ा सा रश कम है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो रश है वो सितंबर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी उसको मैंने बोला कि तुम्हारा वीज़ा जो है वो जल्दी लग कर आ जाएगा। रिसेंटली मैंने पहले भी बताया था कि मैंने दोस्त का जो है वो अप्लाई किया था, उसने आई थिंक 22 को अप्लाई किया था, 27 को उसका वीज़ा लग कर आ गया था, यानी 4 से 5 दिन के अंदर उसका स्टैंडर्ड बेस के साथ वीज़ा लग कर आ गया था। और आजकल जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो जल्दी हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। जिसके पास टाइम है, यानी अभी जो जिसने अगस्त में अप्लाई करना है, तो जिसके पास सितंबर का पूरा मंथ है टिल एंड डेट ऑफ एनरोलमेंट, यानी एक तो होता है आपकी क्लासेज जो है वो 12 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर को स्टार्ट हो रही हैं, और जिसकी डेट ऑफ एनरोलमेंट जो है वो अक्टूबर के स्टार्ट में है, जिसके पास 1 महीना है। तो उसको अभी मेरी सजेशन यही है कि स्टैंडर्ड सर्विस के साथ जाए, प्रायोरिटी के साथ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे जो है वो देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बताया कि जिसके पास पैसे हैं, जो दे सकता है वो ज़रूर दे, क्योंकि
अगर वो दे भी देगा, उसका अगस्त में जो है वो वीज़ा आ जाएगा। अगर कि सितंबर में क्लासेस हैं, आपका जो क्लासेस हैं आप महीना पहले आ सकते हो अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले। यानी अगर आपकी क्लासेस जो है वो 25 सितंबर को स्टार्ट हो रही हैं तो आप 25 अगस्त तक जो है वो मूव कर सकते हो। 25 अगस्त से पहले आप इधर नहीं आ सकते, पाकिस्तान से, इंडिया या बांग्लादेश से, जिधर से भी। अभी इसमें होता क्या है, मैंने बताया कि अगर आप प्रायोरिटी भी लेते हो, स्टैंडर्ड भी लेते हो या सुपर प्रायोरिटी लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक वीक लगे प्रायोरिटी का, सुपर प्रायोरिटी का 24 घंटे लगे। उसमें होता क्या है, दरमियान में आपको ईमेल आ जाती है एम्बेसी की तरफ से, जिसको हम NSF ईमेल कहते हैं। योर एप्लीकेशन इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको UKVI की तरफ से ईमेल आती है। अब इसमें कई केसेस होते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आपको एक ईमेल आती है, कई दफ़ा ये जनरली इसको यूज़ करते हैं अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कोई आपका डॉक्यूमेंट मिस होता है या आपकी तरफ से उनको कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो वो आपको ये ईमेल करते हैं। या एक केस ये होता है जब आप उनके पास अभी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है, यानी नॉर्मल सर्विस जो होती है 15 दिन होते हैं आपके, यहाँ प्रायोरिटी जो सर्विस होती है 5 दिन होते हैं, उसमें वो आपका जो है वो डिसीजन नहीं कर पाते, तो वो इसलिए आपको जो है वो ईमेल करते हैं। जिसको ये ईमेल आ जाती है उसका फिर वीज़ा थोड़ा बहुत डिले ज़रूर होता है। जिसको ये ईमेल नहीं आती उसका तो वैसे ही जारी बात है जल्दी वीज़ा आ जाता है। तो जब आपको ये ईमेल आती है तो इसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी ईमेल करते हैं। अगर जनरली उनको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, फिर पहले ये ईमेल आएगी, फिर आपको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है, आप ये प्रोवाइड करें। वो सारा प्रोसेस उन्होंने लिखा होता है कि किस तरह आपने प्रोवाइड करना है। अगर वैसे ही आ जाए तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वीज़ा जो है वो आपका डिले हो जाएगा। उसके बाद अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अगर उन्हें कोई इंटरव्यू नहीं लेना, तो वो डायरेक्टली आपको BRP की ईमेल कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है। लेकिन NSF की ईमेल के बाद अगर वो आपको कोई और ईमेल करते हैं या इंटरव्यू की कॉल करते हैं तो फिर भाई आपका इंटरव्यू होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अभी हमें बताएं कि हमारा इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा, ये कोई बंदा डिसाइड नहीं कर सकता UKVI के अलावा। अगर उनको कोई डाउट होता है आपकी एप्लीकेशन को लेके, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके, आपके पूरे प्रोसेस को लेके, फिर जो है वो आपको इंटरव्यू कॉल देते हैं कि भाई आपका एम्बेसी इंटरव्यू होगा, कुछ हमारे डाउट हैं वो खुद क्लियर कर देंगे। आपके बैंक स्टेटमेंट को लेकर हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो सकते हैं, या इसके अलावा कई चीज़ें होती हैं। तो जिनको ये ईमेल आ जाती है तो वो का इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट कब आएगा ये भी उन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर लगाते हैं। जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करते आपके जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन को लेके, आपके पूरे प्रोसेस को लेके, वो आपको जो है वो वीज़ा जो है इशू नहीं करते। तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका आपको कोई एग्जैक्ट बंदा बताएगा कि आपका इंटरव्यू होगा नहीं होगा, आपका जो है वो कितनी देर लगेगी, कितनी देर के बाद आपका वीज़ा आएगा। UKVI के अलावा भाई आपको कोई बंदा नहीं बता पाएगा। ये बात अपने जहन में आप रख लें। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड जो सर्विस होती है उसमें आपको 14 दिन लगते हैं, प्रायोरिटी में आपके 5 दिन लगते हैं। 5 दिन का भी यही शेड्यूल है। अगर आप प्रायोरिटी भी अप्लाई आपने किया हुआ है, आपको NSF की ईमेल आ गई है, तो आपका जो प्रोसेस है वो डिले होगा। इसके बाद अगर आपको वैसे कोई इंटरव्यू की ईमेल आ गई है, वैसे डॉक्यूमेंट की ईमेल आ गई है, तो थोड़ा बहुत और डिले आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको ईमेल नहीं आती तो आपका जो है वो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड चल जाएगा, आपको जो है वीज़ा जल्दी इशू हो जाएगा। तो यही थी कुछ क्वेरीज कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर फिर भी मेरे जहन से कोई चीज़ स्किप हो गई हो, आपके जहन में फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो ID है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।